नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रदीप सिंह भाटिया है और आज मैं आपको 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का पहला अध्याय जिसका नाम विकास है, विकास के बारे में बताऊंगा। विकास प्रत्येक देश के आधार पर, प्रत्येक राज्य के आधार पर अलग अलग सूचकांक के आधार पर गणना होती है। एक राज्य अपने आधार पर विकास देखता है और विकास को समझने के लिए कई प्रकार के क्षेत्रों का अध्ययन आवश्यक है। विकास केवल एक शब्द नहीं है, विकास में सामाजिक विकास आता है। सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है? सामाजिक विकास का मतलब होता है हमारे देश में शिक्षा का स्तर कैसा है। सामाजिक विकास का मतलब होता है हमारे देश में अस्पताल कितने हैं। दूसरा होता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि हमारे देश में औद्योगिकीकरण कितना है। आर्थिक विकास में देखा जाता है कि हमारा देश दूसरे देश की तुलना में कितना विकसित है, कितना अल्प विकसित है, कितना विकासशील है। इसी प्रकार से कई और विकास होते हैं जिनका अध्ययन हमारे देश में करना प्रत्येक अर्थव्यवस्था में बहुत आवश्यक है। आर्थिक विकास के अंतर्गत कई क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास में मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि किसी अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण कितना हुआ। आर्थिक विकास में देखा जाता है कि हमारा देश दूसरे देश की तुलना में कितना अग्रसर है, किन क्षेत्रों में हमारा देश दूसरे देश की तुलना में पीछे है। इसी प्रकार से धार्मिक विकास भी आवश्यक है। धार्मिक विकास का अर्थ क्या हुआ? धार्मिक विकास का अर्थ है कि प्रत्येक धर्म के लोगों को बराबरी का अधिकार देना। अगर धार्मिक अधिकार नहीं दिया जाता और दूसरी तरफ हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो विकास बिल्कुल बेकार है। तो प्रत्येक क्षेत्र में विकास जरूरी है। विकास ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र के लिए अगर अच्छा है तो दूसरे क्षेत्र के लिए भी अच्छा हो। विकास को ज्ञात करने के लिए सूचकांक के आधार पर कई क्षेत्र होते हैं, जैसे कि एक देश में मृत्यु दर क्या है, एक देश में प्रति व्यक्ति आय क्या है। अगर हम विश्व संगठन के आधार पर देखें तो विकास के लिए वह प्रति व्यक्ति आय को आधार मानते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या एक अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था की जनसंख्या अलग अलग है। यदि भारत की जनसंख्या को हम श्रीलंका की जनसंख्या के आधार पर देखें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय से कम है। क्यों? इसलिए क्योंकि श्रीलंका की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से काफी कम है। इसी प्रकार के और कई उदाहरण हैं, जैसे कि अगर हम ऊर्जा क्षेत्र में देखते हैं तो ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्येक उद्योग अधिक ऊर्जा की मांग करता है और उस अधिक ऊर्जा को पूर्ण करने के लिए हमें अधिक से अधिक बांध बनाने होंगे। अधिक बांध होंगे, अधिक ऊर्जा होगी। अधिक ऊर्जा होगी तो उससे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनका विकास होगा। लेकिन अगर हम बांध को दूसरे नजरिए से देखते हैं तो बांध बनाने से कई लोग विस्थापित किए जाते हैं, कई उपजाऊ भूमि होती हैं जिनका नाश हो जाता है, जिसका दूसरी तरफ यह भी बुरा प्रभाव पड़ता है कि कई राज्यों में बाढ़ की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो प्रत्येक यदि एक शिक्षक, यदि कोई भी व्यक्ति 10 विद्यार्थियों से विकास का अर्थ पूछता है तो 10 के 10 विद्यार्थियों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। इसका एक उदाहरण, एक बच्चे ने अपने पिता को कहा कि पिताजी मेरा कार लेने का मन करता है। लेकिन पिता ने क्या बोला? पिता ने कहा कि बेटा अर्थव्यवस्था अभी इस आधार पर चल रही है कि अगर आज हम रिक्शा के लिए भी सोचें तो बहुत सोचना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि दो लोगों के विकास के लिए जो सोच है बिल्कुल अलग अलग है। इसी प्रकार से अगर हम 10 विद्यार्थियों को बोलते हैं कि आप विकास की परिभाषा दीजिए तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को देखते हुए विकास की परिभाषा देता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय का होना आवश्यक है। यदि आप देखेंगे कि एक व्यक्ति की आय अधिक है परंतु उसकी
परिवार को वह सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो उसे मिलनी चाहिए, तो उसके लिए विकास निराधार रहेगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कार्य करने के लिए, कोई भी काम, कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार है, और उस नौकरी में अगर उन्हें कम आय प्राप्त होने पर भी वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए तैयार होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल इसलिए होता है यदि उसे सारी की सारी वहां पर सामाजिक सुविधाएं मिलती हैं, यदि उसके परिवार को सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, यदि उसके लिए यातायात की सुविधा है, तो वह कम आय पर भी काम करने के लिए तैयार होगा। दूसरी तरफ यदि अधिक आय प्राप्त हो रही है परंतु लोक कल्याण, जन कल्याण की कोई भावना ही समाज में नहीं होगी, तो विकास निराधार रहेगा। तो विकास का अध्ययन प्रत्येक क्षेत्र में अलग तरीके से होता है। विकास का अध्ययन प्रत्येक देश में अलग तरीके से होता है। विकास का अध्ययन प्रत्येक राज्य में अलग तरीके से होता है। विकास के लिए जरूरी है कि प्रत्येक क्षेत्र को एक साथ लिया जाए, चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वह सेवा का क्षेत्र हो। इसे हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में बांटते हैं। यदि हम गांव में किसानों की हालत देखें तो प्रत्येक किसान क्या चाहता है? प्रत्येक किसान यह चाहता है कि उसकी जो कृषि है उसका अधिकतम मूल्य बाजार में उसे मिल सके। इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जैसे कि न्यूनतम कीमत। सरकार द्वारा कृषकों के लिए न्यूनतम कीमत तय की जाती है, लेकिन फिर भी कई किसानों को वह न्यूनतम कीमत प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों नहीं प्राप्त हो पाती? क्योंकि उस किसान को अपनी उपज को मंडी तक ले जाने के लिए परिवहन की अच्छी सुविधा नहीं प्राप्त हो पाती, और वह अच्छी सुविधा प्राप्त करे भी तो वह उसकी लागत को बढ़ा देती है। लेकिन दूसरी तरफ कई क्षेत्र ऐसे भी हैं, कृषि के क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनका विकास हो रहा है। सरकार धीरे धीरे कई क्षेत्रों को, ग्राम को, ग्रामीण को, गांव को, शहर को, कस्बे को मिला रही है। किसके माध्यम से? यातायात के माध्यम से। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को 1947 की तुलना में आज रखा जाता है तो कृषि के क्षेत्र में उस समय उत्पादन की दर बहुत कम थी। आज कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की दर बहुत अधिक है। उस समय शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी, परंतु आज शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। उस समय 1947 में शैक्षिक दर 17% होती थी केवल, जो आज काफी बढ़ चुकी है। इसी प्रकार से किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास रातों रात नहीं हो सकता। विकास के लिए कई क्षेत्रों का योगदान बहुत आवश्यक है। विकास के लिए बच्चों की पढ़ाई बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से चिकित्सा क्षेत्र भी बहुत आवश्यक है किसी भी क्षेत्र के, किसी भी देश के विकास के लिए। यदि आज के समय को हम देखते हैं तो आज के समय में सन 2020 में विश्व में महामारी, जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, फैली हुई है। कई विकसित देश ऐसे हैं जिन्हें हम बोलते थे बहुत विकसित हैं, परंतु चिकित्सा के क्षेत्र में वह आज भी अल्प विकसित है, आज भी विकासशील है। तो विकास का अर्थ केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं होता है। विकास का अर्थ कई क्षेत्रों के आधार पर होता है। यदि हम किसी एक क्षेत्र में विकास कर लेते हैं और दूसरा क्षेत्र विकसित नहीं हो पाता तो वह एक अर्थव्यवस्था के लिए पूर्ण विकास नहीं कहलाएगा। विकास कई पहलुओं में किसी भी प्रकार से एक जैसा प्रत्येक क्षेत्र के लिए नहीं हो सकता। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैंने आपको पहले बताया जैसे ऊर्जा का उत्पादन आवश्यक है, मानते हैं, लेकिन ऊर्जा प्रत्येक क्षेत्र के लिए लाभान्वित होगी, लाभदायक होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने अगर सुना हो
नर्मदा आंदोलन। यदि आपने सुना हो चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन था जिसमें सरकार ने, राज्य सरकार ने बांध बनाना चाहा और उसके लिए आदिवासी क्षेत्र में कई पेड़ काटने पड़े, लेकिन वहां के आदिवासियों ने उसका समर्थन नहीं किया और कई दिनों तक वो पानी में पेड़ों के साथ चिपक कर रहे ताकि पर्यावरण का नुकसान ना हो। उनके लिए, अगर हम उन आदिवासियों को देखें तो उन आदिवासियों के लिए विकास क्या है? वहां का पर्यावरण। उन्हें यातायात से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए केवल पर्यावरण उनका जीवन है। उनके लिए पर्यावरण ही उनकी आय है। उनकी आय का स्रोत कहां से है? पर्यावरण से। दूसरी तरफ नर्मदा आंदोलन। नर्मदा आंदोलन में क्या हुआ? कई गांव, पूरे के पूरे गांव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विस्थापित करने पड़े। जो गांव पहले विकसित थे, दूसरे क्षेत्र में जाकर के उतने विकसित नहीं हो पाए। इसीलिए विकास का सभी क्षेत्रों में एक जैसा अध्ययन आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से दुनिया भर में कई प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, जैसे कच्चा तेल, खनिज पदार्थ। इनका दोहन इतना अधिक बढ़ चुका है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था विकास की तरफ तो बढ़ रही है, परंतु अपने संसाधनों को खोती जा रही है। इसके कई देशों में आपने उदाहरण देखे होंगे। इसी प्रकार से यदि किसी अर्थव्यवस्था को विकास का अध्ययन करना है, किसी अर्थव्यवस्था को यदि अपने क्षेत्र का विकास करना है, तो वह उस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपने बजट का बहुत बड़ा भाग कई क्षेत्रों में खर्च करती है, परंतु कुछ समय बाद उस अर्थव्यवस्था, उस देश को पता लगता है कि इससे अच्छा यदि बजट के इस भाग को हम अन्य क्षेत्र में खर्च करते तो आज हमारे देश का विकास अन्य देश के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता। इसका उदाहरण मैंने आपको अभी दिया, जैसे चिकित्सा का क्षेत्र। दुनिया के किसी भी क्षेत्र ने, किसी भी देश ने चिकित्सा के क्षेत्र में इतना ज्यादा बजट के अपने भाग को खर्च नहीं किया, परंतु आज प्रत्येक अर्थव्यवस्था को सोचना पड़ रहा है कि विकास के लिए आय का होना जरूरी नहीं है, विकास के लिए सभी संसाधनों का दोहन जरूरी नहीं है। यदि मानव कल्याण, यदि मानव विकास होगा तो वह भी विकास का एक भाग होगा। प्रत्येक अर्थव्यवस्था मानव कल्याण के लिए अपने देश में व्यक्ति की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करती है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान चालू हुआ। क्या आप जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान क्यों चालू हुआ? यह भी विकास का एक प्रारूप है। स्वच्छ भारत अभियान इसलिए चालू किया गया ताकि भारत में बीमारी कम से कम हो, भारत में गंदगी कम से कम हो, प्रति व्यक्ति उत्पादकता की दर अधिक से अधिक हो। प्रत्येक व्यक्ति की उत्पादन दर यदि अधिक होगी तो उत्पादन भी अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा तो मांग भी बढ़ेगी और उसी के अनुरूप विकास की दर भी होगी। इसी प्रकार से सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई जाती हैं। सरकार द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। सरकार द्वारा कुपोषण से बचने के लिए कुपोषित बच्चे कितने हैं, पोषित बच्चे कितने हैं, इसके लिए कई प्रकार की नीतियां बनाई गई। सरकार द्वारा स्कूलों में वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक को मापा गया। वैज्ञानिक सूचकांक है क्या? शारीरिक सूचकांक है क्या? इससे यह पता लगता है कि कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा कुपोषित है या नहीं, और इसके मापन का बहुत ही सीधा साधा अध्ययन है। इसके लिए बच्चे की उम्र, उसके आधार पर उसका वजन को हम किस में मापते हैं?
किलोग्राम में। बच्चे की ऊंचाई के वर्ग का मापन करना पड़ता है। ऊंचाई के वर्ग का मापन किस में होता है? सेंटीमीटर में। यदि बच्चे के वजन को उसकी ऊंचाई से विभाजित कर दिया जाता है तो वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक प्राप्त होता है और प्रत्येक बच्चे का सूचकांक बिल्कुल अलग अलग होता है। आप इसी किताब में पृष्ठ संख्या 90 और 91 उस 2 पृष्ठों में 2 पेज में पूरा का पूरा अध्ययन करके बताया गया है कि कौन सा बच्चा कुपोषित है या नहीं। इसका अध्ययन आप अपने आधार पर अपने घर में भी कर सकते हैं। सरकार ने कई प्रकार के सूचकांक बनाए हुए हैं जिनके आधार पर विकास का अध्ययन किया जाता है, विकास को पढ़ा जाता है। अर्थव्यवस्था में विकास को ज्ञात करने के कई स्रोत होते हैं। प्रत्येक देश अपने आधार पर विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करता है। यदि हम विश्व के आधार पर देखें, आर्थिक सर्वेक्षण, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट और विश्व बैंक मिलकर आर्थिक विकास का अध्ययन करते हैं और इसी के आधार पर विश्व बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था को अनुदान प्रदान करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था को कितना आर्थिक अनुदान, कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश ने अपने पिछले वर्ष के आधार पर विकास दर कितनी बढ़ाई है। आज भारत में कोविड-19 के कारण हमारी विकास दर ऋणात्मक हो चुकी है, परंतु सिर्फ एक कृषि क्षेत्र ऐसा है जिसमें विकास दर बढ़ी है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि यह विकास दर हमेशा के लिए यही रहेगी। अगली तिमाही में विकास दर भारत की बढ़ेगी। जैसे जैसे कई क्षेत्र खुलेंगे, कई क्षेत्रों में उत्पादन होगा, कई क्षेत्र विकास करेंगे, तो अर्थव्यवस्था के लिए कई क्षेत्रों का होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, मैंने आपको एक क्षेत्र के बारे में नहीं बताया जो है राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास का होना भी आवश्यक है। एक अर्थव्यवस्था में राजतंत्र होना आवश्यक है। कई देश आपके सामने हैं जिनमें धार्मिक आजादी है परंतु राजनीतिक आजादी नहीं है। कई देश ऐसे हैं जहां पर सामाजिक आजादी है, धार्मिक आजादी नहीं है। तो विकास का अध्ययन केवल एक क्षेत्र, एक देश के आधार पर करना बहुत मुश्किल है। बाकी आप कई क्षेत्रों के बारे में मैंने आपको बताया, कई चीजों के बारे में बताया। यदि आप अपनी पुस्तक में इस पहले अध्याय को आराम से पढ़ेंगे तो आपको विकास के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आएगा। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास मैंने आपको अपनी तरफ से बताया, परंतु यह बुक में, किताब में आपकी नहीं है। लेकिन इन सब का जो भी कंक्लूजन है वह आपको इस बुक में जरूर मिलता है। मैंने आपको विकास को कई आधारों पर समझाने का प्रयास किया, जैसे सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, धार्मिक विकास, आर्थिक विकास। तो कई पहलू होते हैं किसी भी देश की विकास के लिए। प्रत्येक क्षेत्र का एक साथ चलना, प्रत्येक क्षेत्र का एक साथ विकसित होना, ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोई एक क्षेत्र यदि विकसित हो जाता है तो पूर्ण रूप से वह विश्व के आधार पर विकसित माना जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत अपने कई पड़ोसी देशों से आगे है, परंतु कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें हमारे पड़ोसी देश हमसे आगे हैं। तो विकास के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि किसी एक क्षेत्र का आधार माना जाए या किसी एक क्षेत्र के बारे में ही अध्ययन किया जाए। मैंने आपको विकास के बारे में कई क्षेत्रों के बारे में बताया, लेकिन विकास का पूर्ण रूप से समझ तभी हो पाएगी जब आप इस अध्याय को
खुद पढ़ेंगे, खुद देखेंगे। विकास के आधार पर विकास बहुत ही बड़ा, किसी भी देश के लिए विकास बहुत ही बड़ा अध्याय है। इसे केवल एक ही पहलू में पढ़ना, एक ही पहलू में समझना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए भी विकास के बारे में आपको बताना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का विकास के बारे में अध्ययन अलग अलग प्रकार का है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र को देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र क्या चाहता है? केवल हमें हमारी उपज का अच्छा सा मूल्य मिल जाए। यदि हम शहरी क्षेत्र को देखते हैं तो वहां पर विकास का अर्थ क्या है कि मेरे पास कार हो, मेरे पास स्वयं का घर हो। शहरों में रहने वाली लड़कियों को उतनी ही आज़ादी दी जाती है, अपने निर्णय लेने का अधिकार होता है जितना कि लड़के को। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो इस प्रकार की आज़ादी नहीं है। यदि हम प्रति विद्यार्थी देखते हैं कि 8वीं कक्षा तक कितने विद्यार्थी पहुंच पाते हैं, 12वीं कक्षा तक कितने विद्यार्थी पहुंच पाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर बहुत ही कम है। उसके कई कारण हैं, लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्रों में देखें तो यह दर बहुत अधिक है। परंतु इस दर का भी एक बुरा प्रभाव है। क्या? शैक्षिक बेरोजगारी। शैक्षिक बेरोजगारी केवल और केवल शहरों में पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक बेरोजगारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी व्यक्ति या अधिकतर व्यक्ति कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं और कृषि क्षेत्र में उत्पादन करने के, कृषि क्षेत्र में काम करने के उनके पास कई स्रोत हैं। तो वही कुल मिलाकर के हम यही जानते हैं कि विकास का अध्ययन, विकास के बारे में एक क्षेत्र में अगर लाभदायक है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे क्षेत्र में भी वह लाभदायक हो। अगर विकास कृषि क्षेत्र में हुआ है तो औद्योगिक क्षेत्र में भी जरूरी है, सेवा के क्षेत्र में भी जरूरी है। विकास अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक है तो उसी प्रकार से शहरों के लिए भी आवश्यक है। विकास यदि विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है तो इसी प्रकार से जो हमारे देश के बुजुर्ग हैं उनको सुविधाएं मिले, यह भी एक विकास का ही भाग है। यदि हमारे देश के बुजुर्गों को अधिक सुविधाएं नहीं मिलती, यदि हमारे बुजुर्गों को चिकित्सा की सुविधा समय अनुसार नहीं मिल पाती है तो विकास निराधार रहेगा। विकास महिलाओं के लिए भी आवश्यक है, विकास पुरुषों के लिए भी आवश्यक है। जैसे वेतनभोगी महिलाएं, इनका समाज में आदर होता है। क्यों? क्योंकि यह समाज में उसी प्रकार से उतना ही कार्य करती हैं जितना कि एक पुरुष करता है। दूसरी तरफ इन्हीं वेतनभोगी महिलाओं को घर में भी 2 हाथ मिलते हैं, अर्थात कार्य करने के लिए उनको भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह प्रत्येक क्षेत्र में हो पाना भी आवश्यक नहीं है, यह प्रत्येक क्षेत्र में हो पाए ऐसा भी आवश्यक नहीं है। और इस विकास के लिए हम सभी का बराबर का योगदान होना आवश्यक है। यह बराबर का योगदान राज्य के आधार पर नहीं बल्कि विश्व के आधार पर होना चाहिए। विश्व में कोई भी अर्थव्यवस्था यह ना समझे कि हम पूर्ण रूप से विकसित हैं। जो पूर्ण रूप से विकसित हैं, यदि वह अल्प विकसित या विकासशील देशों के विकास के लिए उपाय करते हैं तो यह संपूर्ण मानव विकास के लिए अच्छा होगा और यही पूर्ण विकास कहलाएगा। धन्यवाद।